हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 8 है, नए साम्राज्य और राज्य। तो देखिए, हम लोग का क्लास 6 का जो है एक एक चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है और एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 8 का। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि पंडिता रामाबाई पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका बहुत सारे ऐसे है जिस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें पहले क्लास 8 का जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम क्लास 7 का करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, नई साम्राज्य और राज्य। तो देखिए क्या बताती है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ होती है ना, कि अगर किसी के बारे में राजा के प्रशंसा के बारे में जो लिखा जाता है उसी को हम लोग प्रशस्तियाँ कहते हैं। उसमें सिर्फ उसकी प्रशंसा की जाती है, ये बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद ही एक अभिलेख से पता चलता है। तो देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में कैसे पता चलता है, तो इलाहाबाद में आपका अशोक स्तंभ पर जो है के अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। देखिए, समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि थे, तो ये आपका हरिसेन थे। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, ये अभिलेख क्या है, प्रशस्ति है। और किस शब्द में, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। तो समझ में आ गया ना कि प्रशस्तियाँ होती क्या है। यानी जब हम लोग किसी की प्रशंसा के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो प्रशस्तियाँ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, राजा रानी के बारे में लिखेगा तो ऑब्वियसली उसका बुराई तो नहीं करेगा, उसका अच्छा ही करेगा। बहुत महान राजा थे, बहुत ये थे वो थे, फलना थे ढिकना थे। तो इस तरीके से अगर उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसे हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, गौतमी पुत्र से सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। याद रखिएगा, गौतमी पुत्र कौन था, सातकर्णी था। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती। कभी कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, जहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो प्रशस्ति मिली है ना, उसमें बस उसकी प्रशंसा दिया गया, उसमें लिखा गया। उसमें से एक है ये, कि जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे के गधाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। आप देख सकते हैं कितनी भारी भरकम जो है प्रशंसा यहाँ पे की गई है आपका समुद्रगुप्त के बारे में। ये आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तुम्हें पूर्वी देखिए, पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे और उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले। यहाँ पे ये जो हम लोग का मैप दिया हुआ है ना, मैप, उसमें उसके बारे में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये अमरावती है, फिर यहाँ पे आपका पांडे है, यहाँ पे आर्यावर्त है, आंतरिक राज्य है। ठीक है, सातवाहन, मधुरा, फिर पाटलिपुत्र, नालंदा। ठीक है, चलिए अभी इसका देखते क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्चंद्र चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये किसने किया है, हरिश्चंद्र ने किया है। तो मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है वो आर्यवर्त के 19 शासकों का है, और जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये कौन कौन सा है। इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखे गए, और इन पर ना हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने शपथ पर गया था, और समुद्रगुप्त ने फिर से शासन की अनुमति दी थी। आप देख सकते हैं कौन सा है। तो भाई इनमें से कुछ लाल बिंदु, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना लाल बिंदु वाला। ठीक है, ये लाल बिंदु वाला जो जगह है, ये जो है यहाँ के जब राजा जो है ना, जब हार गया था और आत्मसमर्पण कर दिया था, तो समुद्रगुप्त जो है ना, ये फिर से उसे जो है शासन करने की अनुमति दे दिए थे। फिर पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। कौन सा जगह का बात कर रहा है भाई, एक मिनट देख लेते हैं। बैगनी रंग का, तो इसमें से बैगनी रंग कौन सा है,
कि देखिए इसमें तो कलर तो पता चल नहीं रहा, ये देखिए ये बैगनी रंग वाला है, ठीक है। तो ये जैसे वल्वी हो गया, ये बैगनी रंग हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। ये जो है जगह देख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे नेपाल हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, ये सब जो जगह है ये इसके लिए उपहार लाया करते थे। ब्रह इलाके शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, सॉरी वो नीला रंग था, से रंगा गया है, सभ्यता कुषाण तथा शंख वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे और इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह में किया। ये सॉरी ये तो नीला रंग है जो, ठीक है। ये बैगनी रंग कौन सा है यहाँ पे देखिए, हमको तो रंग का पता नहीं चल रहा है, मे बी। अच्छा, अब बस ये जगह का नाम याद रख लीजिएगा ना कि कौन कौन सा जगह जो है जो कि उसके लिए उपहार लाया करते थे। और श्रीलंका जो था ये कुषाण तथा शाक वंश के थे, जिन्हें नीले रंग से रखा है, वो सभ्यता कुषाण तथा शक वंश के थे। और इसमें श्रीलंका के शासक भी थे जो कि इसकी अधीनता स्वीकार करके अपनी बेटियों का इनसे जो है विवाह कर दिए थे, ठीक है। वंशावलियाँ क्या है, तो देखिए अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है, मतलब प्रशंसा तो की जाती है लेकिन कभी कभी उनके पूर्वज के बारे में भी बताती है। ये प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता पिता के बारे में भी बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता जो थे चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की और उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रशस्ति में तो उसकी प्रशंसा बताया गया है, इसके अलावा जो है कभी कभी उसके परिवार का भी उल्लेख किया गया है, उसके पूर्वजों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, माता पिता सभी का उल्लेख किया गया है वंशावली में। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को प्रयास किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। देखिए अब हम लोग हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्षवर्धन और हर्षचरित, देखिए जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे में से एक राजा था हर्षवर्धन था, और जिन्होंने करीब 14 साल पहले जो है शासन किया था। और उनके दरबारी कवि का नाम, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया जाएगा कि उसका दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे, ठीक है। संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। हर्षचरित याद रखिएगा क्या है। और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग है, जिनके बारे में तुमने अध्याय में पढ़ा होगा। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चीनी तीर्थयात्री थे जो कि किसके दरबार के में आए थे, तो ये आपका किसके दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष के कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उनकी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर ढक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन दित्य ने उन्हें रोक लिया। तो देखिए किसने रोका उसे, जब उसने नर्मदा नदी को पार करके ढक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन दित्य ने उन्हें रोका था। अब पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन दित्य की प्रशस्तियाँ, देखिए इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो याद रखिएगा कि इनके राज्य क्या कहाँ कहाँ था, जैसे कि चालुक्यों का राज्य जो है ये आपका कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच में था, जबकि पल्लव का राज्य जो है उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास
के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है, तो कांचीपुरम से लेकर के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। कौन सा? तो आपका पल्लव का। और चालुक्य का जो था आपका कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। इसकी राजधानी क्या था? याद रखिएगा, एहोल थी। पूछा जाता है। ये एक प्रमुख व्यापारिक कैसा केंद्र था? व्यापारिक केंद्र था। तो एहोल एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया था, जहाँ पे मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना जो है ये लोग बनाते थे समृद्ध शहर का। पुलकेशिन दित्य सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। याद रखिएगा, पुलकेशिन दित्य। इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि और इसके पुलकेशिन का दरबारी कवि कौन थे? तो रवि कृति थे। और इन्होंने रवि कृति जो है द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन दित्य ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अब कालीन था। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अतः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों से ने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये था। अब है नेक्स्ट है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है कई गांव ने बदलाव आया। राज्यों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गया। अनुवांशिक बन गए अर्थात बेटे अपने पिता का पद जो है पाते थे। कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पर कार्य किया करते थे। जैसे कि हरिश्चंद्र जो है एक महादंड नायक होने के साथ साथ जो है एक कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों को भी मंत्री था। संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था और इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सातवां अन्य व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते गए कि उन्होंने एक अपना क्या किया, गणतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। एक नई प्रकार की सेना। देखिए, कुछ राजा अभी भी मतलब कि पुराने राजाओं की तरह जो है एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी हो गया, रथ हो गया, घुड़सवार और पैदल सिपाही थे। तो इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा का सैनिक की सहायता दिया करते थे। और इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन जो है नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को जो है भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर क्या करते थे, वसूला करते थे। वो जिससे वो सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार जो है जुटाया जाता था। और इस तरह के व्यक्ति जो है सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी भी शासक दुर्बल होते थे तो वो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट है, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। देखिए, पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की भी चर्चा की गई है। इनमें से एक था आपका ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा गया, सभा कहा जाता था। और ये सभा जो है उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों का देखरेख आदि का काम जो है करते थे। जिन इलाकों को के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के, अब पूछा जाता है नगरम से क्वेश्चन आता है, नगरम क्या है? तो ये व्यापारियों का संगठन का नाम है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। देखिए, जब हम आपका प्रीवियस से क्वेश्चन कराएंगे ना, तब डायरेक्ट हम यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस या डायरेक्ट जो है उठा के पूछ दिया गया है। ठीक है,
देखिए अब ये क्या है, उस ज़माने में हम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक जो है हमें नाटक तथा अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण किया करते थे के लिए प्रसिद्ध थे। और इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि नाटक में ये क्या बोलते हुए दिखाया गया है, ब्राह्मण और राजा को तो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। जबकि अन्य लोग जो है तथा महिला कौन सी भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। प्राकृत भाषा से क्वेश्चन आता है ये कैसी भाषा है, तो भाई ये आम भाषा है। आम भाषा किसको कहते हैं, तो जो आम आदमी अपनी बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम आम भाषा कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी राजा और जो मतलब कि ब्राह्मण थे वो तो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है किसके, तो आपको कालिदास के नाटक में। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग आम लोगों की बात करें तो उसे जो है प्राकृत भाषा में बोलते हुए दिखाया गया है। इसका एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अभिज्ञान शकुंतलम किसका है, तो ये आपका कबीरदास का है। ठीक है, सॉरी कबीरदास बोल दिए, कालिदास का है, सॉरी कालिदास। ठीक है, दुष्यंत नामक एक राजा था इसमें, और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में दिखाया गया है। और इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ जो है राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली थी, जैसे कि अब यहाँ की स्टोरी दिया गया है, चलिए वह स्टोरी देख लेते हैं। और एक मछुआरों की कीमती अंगूठी मिली, ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उससे जो है एक मछली वो तालाब में गई थी, जिसके कारण उसका अंगूठी जो निकल गया था, और वो मछुआरा मतलब वो मछली खा लिया था। और जब ये मछली जो मछुआरा उस मछली को पकड़ा तो उसके पेट में से उसको ये मिला था। ठीक है, जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल जो है उसका चोरी का आरोप लगा दिया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उससे पेश आया। तो राजा उस अंगूठी को देखकर जो बहुत खुश हुआ, और उन्होंने मछुआरों को इनाम भी दिया। तो पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ जो है शराब खाने चल पड़े। तो आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वो पुलिस में खबर करता है तो उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जाता है। देखिए वो कितना अच्छा इंसान था, उसको मिला तो वो पुलिस के पास आता तो उल्टा पुलिस उसके साथ बदतमीजी करता है। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। देखिए चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंची शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वो लिखते हैं अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क में बचाते थे। देख सकते हैं कि उसमें छुआछूत की कितनी कितनी मतलब कि ये था। और तो ये बातें किसने कहा है, तो फासियन ने कहा है। और एक जगह बानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण किया गया है। राजा की सेना देखिए, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, और इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग जैसे बर्तन हो गया, ये सब चीज़ें रहते थे, खाने पीने का सामान रहता था, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है शामिल होती थी। और ये सारी चीज़ें जो है ठेलगाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों पर सामान को लाद कर जो है लाई जाती थी। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वो दही गुड़ तथा फूलों को उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा देते थे। वो राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपनी पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी भी छोड़ देते थे। आप देख सकते हैं ये तो करते थे लेकिन ये विध्वंस और मतलब कि विनाश भी लाते थे। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां जो है हाथी कुचल डालता था। व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल और इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बानभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। आप देख सकते थे राजा अगर उस समय निकलता था तो क्या क्या होता था गाँव में। अनंत ये क्या है, चलिए एक बार देखते हैं कि देखिए हम आपको बता देते हैं जब भी अगर हमें एनसीईआरटी में इस तरीके से अगर बॉक्स में कुछ देखने को मिल जाए आप उसको कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना एकदम मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलता है जहाँ से क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नागरिक
अरब के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा। नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, और ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 14 साल तक जो है पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो किसने, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस्लाम धर्म की, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो पैगंबर मोहम्मद ने की थी। कितने साल पहले? 14 साल पहले। तो ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है, और उनकी बाद जो है सभी को समान माना गया है। और यहाँ ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ, इसका पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान, ठीक है, याद रखिएगा। मुसलमान स्त्रियों पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित है, अब अपने साथ इस नए धर्म से भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान, को भी जीत लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें दो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसके पवित्र ग्रंथ का नाम क्या था? इस्लाम धर्म का, और इस्लाम धर्म जो है इसकी शुरुआत किसने की थी और कितने साल पहले की थी? तो यहाँ से हमें 2-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल गया। तो ये था हमारा चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो था हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 10। ठीक है, तो हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, नए साम्राज्य और राज। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।